मेरी मम्मी का कहना था कि तुम किस चीज का वेट कर रही हो, सही टाइम कभी नहीं आता, बिल्कुल, तो तुम करो, मतलब शुरू करो, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा। 2013 तक वो माइंडसेट था लोगों का कि इतनी जल्दी अगर आप करोगे तो मे बी यू विल नॉट ग्रो। मुझे मेरा पर्सनली तो वही मतलब माइंडसेट था। कोई कहता है कि अच्छा किताब लिखते हो या फिर कविताएं करते हो, अच्छा ये तो बताओ उसके अलावा काम क्या करते हो? हाँ, पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा पैसे स्टार्टिंग में नहीं आते हैं अगर आप एक इंडिपेंडेंट राइटिंग और एक क्रिएटिव राइटिंग से शुरू करते हैं। जैसे अगर आप 2025 चल रहा है, एआई का टाइम आ गया है, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको पहले एआई के रिजल्ट्स दिखते हैं, फिर आपको वेबसाइटें दिखना शुरू होती हैं, तो वो बहुत टफ है। एंड पीपल, आई थिंक आधे से ज्यादा लोग तो अब चैट जीपीटी के ही भरोसे हैं, क्योंकि अपने बुक्स से कभी भी इंटेंशन मेरा पैसा कमाना नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं जितनी मेरी रॉयल्टी आती है, मैं हमेशा हर साल में अपने सारे रॉयल्टी चेक्स डोनेट करती हूँ। लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटर्स इज लाइक अमेजिंग जॉब, मतलब बहुत आप अच्छा कमा सकते हो। आप बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास पैसे भी अच्छे आएंगे। इतने सारे लोग हैं जो जब अपनी फोटो डालते हैं तो उसके साथ कोट्स लिखते हैं। वो कोट्स क्यों लिखते हैं? वो कोट्स इसीलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आप सपोज ब्रेकअप से गुजर रहे हो और अगर आप उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ते हो तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दैट बुक यू विल फील मच मोर लाइटर, मच मोर हील्ड। प्रोसेस में आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ मेरे अंदर से। आप अगर पास्ट को लेके बैठे रहोगे कि मैंने पास्ट में ऐसा करा, वैसा करा, ऐसा करा, वो करा, तो आप ना आपका प्रेजेंट सही कर पाओगे और ना आप आपका फ्यूचर बेटर कर पाओगे। भाई जो हो गया वो हो गया। तो आपका कोई पैशन है, कोई ड्रीम है, आप आपके पेरेंट्स से छुप के मत करो, रेबेल मत बनो, आप उनको समझाओ, आप उनको बताओ कि भाई ये मेरा विजन है, ये मेरा प्लान है, ये मुझे करना है, क्योंकि मैंने वही करा। लव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको बिगर पिक्चर में फोकस करना है लाइफ में तो करियर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन अ रिलेशनशिप। अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको हर चीज, हर एस्पेक्ट पे 360 डिग्री समझनी पड़ेगी। एंड वो 360 डिग्री समझने के लिए आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। हमें एक परफेक्ट बैलेंस लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक चीज करके अगर सोचो कि लाइफ में हम मैनिफेस्ट कर लेंगे हमारी ड्रीम लाइफ, तो ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं फेसबुक डेड है। आई स्ट्रांगली डिसएग्री। फेसबुक इज वेरी मच एक्टिव, इट्स वेरी मच हेल्पफुल। इन फैक्ट 40% ऑफ माई रीडरशिप इज फ्रॉम फेसबुक। बॉम्बे एंड दिल्ली में मिलता है वो एक्सपोजर, शायद छोटी सिटीज में आपको उतना नहीं मिलता है। एंड दिस इज अ फैक्ट। मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि प्यार क्या है आपके लिए? ओके बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया। मुझे लगता है अगर आप हाय हेलो नमस्ते, कविशाला के बिग जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हम प्रयास करते हैं कि जो कहानियां देखकर, सुनकर, पढ़कर हम बड़े हुए हैं या जिन कहानियों को देखकर हम प्रोत्साहित होते हैं, वो चाहे किताब लिखने वाले लेखकों की कहानियां हो, फिल्म निर्माताओं की कहानियां हो, चाहे राजनीतिज्ञों की कहानियां हो, उन कहानियों की क्या कहानी है, उन व्यक्तित्वों की क्या कहानी है, उनकी कहानियां हम आप तक पहुंचा पाए। और अगर इस प्रयास से जो पंक्ति की तरफ दूसरे लोग बैठे हैं, जो लोग भी हमारे वीडियोज या जो लोग भी इस बातचीत को देखते हैं, अगर एक व्यक्ति की भी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ पाए इन कहानियों के जरिए, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। आज हमारे साथ है अनामिका मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपसे चूंकि बहुत बातचीत हुई कई बार साहित्य को लेके, किताबों को लेके, कविताओं को लेके, बिग जर्नी में हम बात कर रहे हैं। आपकी किताबों पे जाने से पहले मैं आपकी यात्रा से शुरुआत करना चाहता हूँ। आपकी जो जर्नी है लेखक बनने से पहले तक की, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आपका राइटिंग में एक होता है कि लेखिका बनी क्योंकि कोई एक आदर्श था, घर में कोई सराउंडिंग में कोई मिल गया, इस वजह से आप लेखिका बनी। तो लेखिका बनने से पहले से की क्या कहानी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट आया राइटिंग में, या फिर कोई टच पॉइंट्स क्या थे, वो अगर साझा कर पाए आप। पहली चीज तो थैंक यू सो मच अंकुर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं कानपुर से हूँ और मेरा जन्म भी वहीं हुआ है, वहीं पे पली बड़ी हूँ। बैचलर्स तक मैं वहीं थी, मतलब मैंने डिग्री वहीं तक ही करी है, बीसीए करा है कानपुर यूनिवर्सिटी से। फिर मैं लखनऊ शिफ्ट हुई। वहां से मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम करा है एमिटी से। एंड तो पढ़ने का शौक मुझे हमेशा से था। पढ़ने का नहीं कहूंगी मैं, मुझे कहानियों में बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। मुझे क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। मतलब मैं, अगर कोई किताब है
कोई पिक्चर है, कोई सीरियल है या किसी की कहानी है, मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो विद टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसी के भी साथ बैठ के बात कर सकती हूँ, चाहे वो 5 साल का हो चाहे वो 50 साल का हो, क्योंकि मुझे लोगों में इंटरेस्ट है, मुझे पीछे की कहानियों में इंटरेस्ट है, तो वो हमेशा से था। और मेरी मम्मी लिखती थी शादी से पहले तक, वो फेरी टेल्स लिखती थी हिंदी में। हाँ, और जो ये नंदन, चंपक और ऐसी कई हिंदी की बच्चों की बुक्स आती हैं, उसमें उनकी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हुई है, तो उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो एक आ जाता है ना कि आपको इंटरेस्ट है, आप देख रहे हो वो माहौल। मेरी नानी लिखती थी, मतलब और नानी के जमाने में तो वहाँ उर्दू चलती थी, तो मेरी नानी उर्दू में लिखती थी। तो ये मुझे बहुत बाद में पता चला। ये बहुत इंटरेस्टिंग, जब मेरी बुक का मैंने अनाउंसमेंट करा है मेरे फैमिली ग्रुप में, तब मुझे मेरी नानी ने बोला कि ये तो तुम्हें लगता है कि जीन्स में मिल गया है, मैं लिखती थी, तुम्हारी मम्मी लिखती थी और अब तुम लिख रही हो। और एक्चुअली में बुक पब्लिश होना आफ्टर थर्ड, मतलब मैं थर्ड जनरेशन हुई ना, तो उनके ये वर्ड्स थे जो मुझे आज भी इतना इमोशनल फील कराते हैं। उन्होंने बोला चलो फाइनली तीसरी जनरेशन आते आते एक खुद की किताब आ रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट हमेशा से था कहानियों में। 5th 6th स्टैंडर्ड में मेरे स्कूल में सिलेबस में एक नॉवेल इंट्रोड्यूस हो जाती थी, मेरा CBSE था, तो हर साल एक नॉवेल होती थी। तो पहली नॉवेल जो मैंने पढ़ी अपनी जिंदगी की वो थी डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, और वो किताब मेरे सिलेबस का पार्ट था। बट क्योंकि वो हमें मिली जब बुक्स मिलती हैं, तो समर वेकेशन से पहले एक चैप्टर मैम ने पढ़ाया, क्योंकि वो 1 साल खिंचना था, मतलब उनको 1 साल तक पूरा नॉवेल खत्म करना था, तो उन्होंने एक चैप्टर पढ़ाया, फिर हमारे समर वेकेशन हो गए। मुझे इतना इंटरेस्ट आया, मतलब कि ये स्टोरी मुझे जाननी है, ये इतना इंटरेस्टिंग है, तो मैंने वो समर वेकेशन में पूरी नॉवेल पढ़ डाली। वहां से मुझे लगा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, तो फिर वो कहीं ना कहीं लिखना शुरू करा, मम्मी को बताया, उन्होंने बहुत मतलब वो बहुत खुश हुई थी ये जान के कि मुझे लिखने में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको भी था। तो उनको लगा कि चलो कोई तो आगे बढ़ा रहा है लेगेसी, कोई तो आगे लेकर जा रहा है। बिल्कुल। फिर मैंने स्कूल कॉलेज में आर्टिकल्स लिखना, पोएट्री लिखना, एसेज लिखना, ये सब मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो ये सब करती रही। प्रोफेशनली भी नहीं बोलूंगी, 2007 में जब फर्स्ट ईयर में थी मैं कॉलेज के, तब मैंने मेरा ब्लॉग शुरू करा था, तो उसमें मैं बहुत लिखती थी, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, कोई पिक्चर देखी उसकी स्टोरी, कुछ रिव्यू लिख दिया, कोई अपनी पोएट्री छाप दी, कोई हिंदी में, इंग्लिश में, सब में। तो वो मैंने ब्लॉगिंग 2007 से शुरू कर दी थी। फिर 2013 आया जब मेरा फाइनल ईयर था कॉलेज का, तो तब तक मैंने अपनी किताब पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि तुम किस चीज का वेट कर रही हो, सही टाइम कभी नहीं आता। मैं उनसे ये बोल रही थी कि मे बी आई एम नॉट रेडी, अगर मास्टर्स खत्म कर लेती हूँ, कहीं जॉब कर लेती हूँ या कहीं किसी से सीख लेती हूँ, तब किताब लिखूंगी तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि आई थिंक 2013 तक या उस टाइम तक वो माइंडसेट था लोगों का कि इतनी जल्दी अगर आप करोगे तो मे बी यू विल नॉट ग्रो। मुझे मेरा पर्सनली तो वही मतलब माइंडसेट था। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा रुकना चाहिए, मुझे स्टोरी तो आई है माइंड में, बट मुझे पता नहीं है मुझे रुकना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं। 2011 मैंने एमिटी जब ज्वाइन करा, तो वहां पर उन्होंने पहली बार फैमिली से अलग रहना का एक्सपीरियंस शुरू करा, तो बहुत ज्यादा टाइम मैं एमिटी नहीं, लखनऊ। अच्छा, हाँ, तो फैमिली से अलग रहती थी, बहुत ही मिस करती थी फैमिली को, तो अपने आप को बिजी रखने के लिए मैंने एक्टिवली ब्लॉगिंग शुरू कर दी, एक्टिवली बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया और पोइट्री लिखना। मतलब उस टाइम पे मैंने बहुत पोइट्री, बहुत सारी रचनाएं करी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो उसी टाइम पे एक बुक का आइडिया आया, जो मेरी पहली किताब थी टू हार्ट टू हैंडल, तो उसका आइडिया आया, घर पे मम्मी से शेयर करा, क्योंकि और किसी को बताया नहीं था मैंने कि मुझे लिखने का शौक है। तो मैंने बोला कि मैं सोच रही हूँ कि किताब लिखना चाहती हूँ, ये है, बट मुझे लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ। तो उन्होंने ये बात बोली कि सही टाइम का वेट करोगी तो सही टाइम कभी नहीं आएगा, तो तुम करो, मतलब शुरू करो, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो बस वहां से मैंने पहली किताब में काम करना शुरू कर दिया 2012। आई थिंक मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा था, सितंबर अक्टूबर के आसपास। बाय द टाइम एंड बाय गॉड्स ग्रेस, जब तक मेरा ये खत्म हुआ कोर्स मास्टर्स, पब्लिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली थी किताब, और बाय द टाइम मेरी यहाँ डिग्री कंप्लीट हुई, मेरी बुक लॉन्च हो गई थी। मतलब होने वाली थी, सितंबर में आने वाली थी, 2013 सितंबर लॉन्च हुई थी, बट मैंने फेब में कॉन्ट्रैक्ट सब साइन कर दिया था। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया और थोड़ा सा मुझे विजन दिख रहा था कि अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मुझे एक तो कितनी खुशी मिलेगी, और दूसरा शायद कुछ अच्छा हो सकता है। और मैं आई एम अ प्योर सैजिटेरियस, मेरे से एक जगह बैठ के एक
एक डल एक फिक्स्ड रूटीन में काम करना नहीं हो पाता है। ये मुझे पता है, मैं अपना नेचर बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अवेयर हूँ, तो मुझे पता था मैं 9 to 5 जॉब तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का नहीं है। स्पेशली कोई मुझे बताए कि यही रूटीन तुमको हमेशा फॉलो करना है, कोई मुझे कुछ बोलेगा समझाएगा ये वो, मुझे पता था मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो एनीवे मैंने ये चीज मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन रेडियो था, तो मैंने एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि मैंने कितने स्पेशलाइजेशन चेंज करे। मेरा एक तरह मतलब एक से चीज में मन ही नहीं लगता है। मैंने पहले स्पेशलाइजेशन लिया था राइटिंग, फिर मेरा चेंज करके मैंने फिल्म मेकिंग करा एक सेमेस्टर एंड फाइनल सेमेस्टर वाज रेडियो। तो मैंने 1 महीना रेडियो में भी जॉब करा था, ज्वाइन करा था, बट फिर मेरे से हुआ नहीं क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स, मैंने डैडी से मुझे एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मैंने उनको डरते डरते बताया, मैंने कहा देखो सब हो गया है बट मेरे से जॉब तो नहीं हो रही है और मेरा ब्लॉग अच्छा चल रहा है और मैं बुक मेरी आने वाली है, तो मैं यही करना चाहती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर डैडी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कहा कि देखो हमारी वो सोच नहीं है कि बेटियां बोझ होती हैं, पढ़ाई करवा दी है तो जॉब कर लें, शादी कर दें, घर भेज दें, पराया धन, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज योर हाउस, तुम हमारी बेटी हो, मन में बाहर वाले जो बोल रहे हैं, रिश्तेदार जो बोल रहे हैं, वो सब दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर हाउस एंड हम हैं तुम्हारे साथ, एंड इवन इफ यू फेल हम हैं तुम्हारे साथ। तो अगर कल को तुम्हारे 1 साल 2 साल बाद अगर तुम्हें लगता है कि यार मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं, तुम्हें जो मर्जी करो। और वो सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स एज आई एम टेलिंग यू, वो दिन वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी, क्योंकि इतने सपोर्टिव पेरेंट्स होना, बिल्कुल, इट वाज लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो आई स्टिल थैंक देम, मतलब कहीं ना कहीं से देखकर आशीर्वाद देते होंगे, खुश होते होंगे, तो वो चीज मुझे लगती है। तो बस वहां से फिर शुरुआत हो गई, पेरेंट्स ने बोला जो मर्जी कर, और मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। आपने कभी कॉलेज टाइम पे एक चीज बताई, कॉलेज में आपने हर साल में कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट एरियाज थे उनको चेंज किया, पहले रेडियो किया, फिल्म मेकिंग की, फिर राइटिंग की। तो अगर हम आज के दिन बात करें तो फुल टाइम राइटर हैं आप? हाँ, क्योंकि जरूरी है इस पे थोड़ा और बात करना है कि किस तरीके से मैनेज करते हैं जो आजकल की जनरेशन है, जो जेनजी बोलते हैं, जेनजी से आगे जो जनरेशन आ रही है, उनमें क्या है कि राइटिंग को लेके बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं। दुविधाएं ये रहती हैं कि कभी भी फुल टाइम प्रोफेशन नहीं हो सकता है राइटर का, पोएट का। जैसे हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि नहीं, कोई कहता है कि अच्छा किताब लिखते हो या फिर कविताएं करते हो, अच्छा ये तो बताओ उसके अलावा काम क्या करते हो। हाँ, ये पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस नजरिए से थोड़ा उस जनरेशन के लिए, उन लोगों के लिए आपसे समझना चाहता हूँ। आप जैसे बताया आपने कि फुल टाइम राइटर हो, आप किस तरीके से मैनेज करते हो किताबों को, लिखनी को, और जो ऑब्वियसली उसमें मॉनेटरी जो होता है। पहली चीज तो ये मेरे साथ भी हुआ है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब सेकंड बुक मेरी आई थी, जैको ने पब्लिश करी थी, सच अ बिग नेम इन लिटरेचर, ठीक है, एंड सेकंड बुक तक मेरे रिश्तेदार, मेरे कजिन्स, इवन सम फ्रेंड्स, उनको यही डाउट था कि ये कुछ नहीं कमाती है, इसके पास पैसे ही नहीं आते। तुम ऐसे पूछते थे कि पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ आता है कि नहीं आता है, 10,000 तक आ जाता है। मतलब सोचो, लोगों की सोच इतनी लिमिटेड होती थी कि उनको लगता था कि इसके लिए तो 10,000 कमाना भी बहुत मुश्किल होता होगा। एंड मैं ऑब्वियसली बहुत ही, मतलब मेरा नेचर वैसा नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है ऐसा कुछ, तो मैं हमेशा सबसे मुस्कुरा के कहती थी कि भगवान की दया से सब सही चल रहा है, मैं खुश हूँ, मतलब बस इतना ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा पैसे स्टार्टिंग में नहीं आते हैं अगर आप एक इंडिपेंडेंट राइटिंग और एक क्रिएटिव राइटिंग से शुरू करते हैं। जैसे अगर आप ऑथर बनने से ही अपना सफर शुरू कर रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि बागबान पिक्चर की तरह आपको पहली बुक पे 20 लाख का साइनिंग अमाउंट मिल जाएगा और आपको बुकर्स प्राइज के अवार्ड मिल जाएंगे और आप बहुत फेमस हो जाएंगे। वो 100 में से शायद 1 या 2 इंसान ऐसे होते होंगे जिनकी किस्मत इस तरीके की चमकती होगी, अदरवाइज दिस इज नॉट द रियलिटी। तो स्ट्रगल्स रहते हैं, बट देन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है तो आप लिखने से रिलेटेड जॉब्स भी कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में थी और जब मैं अपनी किताब पे काम कर रही थी, अपने ब्लॉग पे मैं बहुत एक्टिवली करती थी। मेरा ब्लॉग बाय दैट टाइम मोनेटाइज हो चुका था, तो वन सोर्स ऑफ इनकम वाज दैट। एंड देन आई वाज राइटिंग फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स। तो एक स्टाइल क्रेज नाम की वेबसाइट थी, तो
ऐसे 365 ग्रीटिंग्स, ब्लू माउंटेन, तो ऐसी वेबसाइट्स के साथ मैं लिखती थी। आई यूज्ड टू कंट्रीब्यूट। तो वो चीज मुझे एज मॉनेटरी एस्पेक्ट पे बड़ी फुलफिलिंग लगती थी, क्योंकि उसमें भी आपके पास एक क्रिएटिव फ्रीडम हमेशा रहता है। जैसे 365 ग्रीटिंग्स की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कोड्स लिखने होते हैं, आपको विशेस लिखनी होती हैं। ब्लू माउंटेन है, फॉरेन की वेबसाइट है, वहां पे आपको, जैसे आर्चीज है हमारे यहाँ पे, तो वैसी वेबसाइट है, तो वहां पे आपको कोड्स हैं, पोइट्री, यही सब चीजें लिखनी है। स्टाइल क्रेज में थोड़ा सा आपको फैशन, थोड़ा ग्लैमरस, बॉलीवुड रिलेटेड, तो बहुत ही फुलफिलिंग लगता था। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट, इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट देयर जर्नी एज अ राइटर, तो डेफिनेटली वो राइटिंग एज अ कंटेंट राइटर क्रिएट कर सकते हैं। अपना ब्लॉग शुरू करना है तो थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, स्पेशली आज के टाइम पे। 2025 चल रहा है, एआई का टाइम आ गया है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको पहले एआई के रिजल्ट्स दिखते हैं, फिर आपको वेबसाइटें दिखना शुरू होती हैं, तो वो बहुत टफ है। एंड पीपल, आई थिंक आधे से ज्यादा लोग तो अब चैट जीपीटी के ही भरोसे हैं, क्योंकि वो भी अब वेब से सर्च करने लगा है। जब इनिशियली आया था तब वो वेब से अपडेटेड इन्फो नहीं लेता था, तो वो 2 साल पहले की इन्फो देता था। तो अभी तो थोड़ा टफ है, आई विल अग्री। दैट टाइम ऑब्वियसली ब्लॉग्स वगैरह टफ होता था, क्योंकि बड़ी वेबसाइट है, उससे हमारा पेज 1 पे आना, पेज 2 पे आना गूगल पे बहुत बड़ी बात होती थी। बट यस, तो अगर किसी को शुरू करना है तो डेफिनेटली कंटेंट क्रिएटर एज ए शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ऑथर बनना है, आपको ब्लॉगर बनना है, तो पैसा के बारे में सोच के शुरू करेंगे तो शायद डिसअपॉइंट हो सकते हैं। मतलब वेरी ऑनेस्टली टेलिंग, मेरा कभी से इंटेंशन, अपने बुक्स से कभी भी इंटेंशन मेरा पैसा कमाना नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं, जितनी मेरी रॉयल्टी आती है, मैं हमेशा हर साल में अपने सारे रॉयल्टी चेक्स डोनेट करती हूँ। मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मैं चाहती हूँ, मुझे प्यार है लिखने से, मुझे क्रिएटिविटी पसंद है, मुझे मेरे सोच, मेरी कहानियां, मेरे पोएट्री, मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ वैल्यू देनी है लोगों को। तो अगर आप कोई भी, नॉट जस्ट राइटिंग, अगर आपका कुछ पैशन है, उसे पैसे आने लगे बहुत अच्छी बात है, बट पैसे शुड नॉट बी द प्राइमरी मोटिव। हाँ, ये मुझे लगता है। बाकी लिखने का शौक है तो कंटेंट राइटर्स इज लाइक अमेजिंग जॉब। मतलब बहुत आप अच्छा कमा सकते हो। आप बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास पैसे भी अच्छे आएंगे। सोशल मीडिया कंटेंट राइटर, वेबसाइट कंटेंट राइटर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन आर्टिकल राइटर्स, मतलब बहुत राइटिंग में जॉब्स हैं। तो वो दैट इज गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टर्स। इंडिपेंडेंट शुरू करने में डेफिनेटली स्ट्रगल है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नए नए ऑप्शंस अवेलेबल है, वो पॉजिटिव वे पे भी लिए जा सकते हो, नेगेटिव वे पे एस्पेक्ट भी दोनों मिक्स है, मुझे भी यही लगता है। हाँ। बट अभी अगर जैसे आज अगर किसी को ब्लॉग शुरू करना है, तो मैं उसे ये कहती हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट सक्सेस। आपको एटलीस्ट 6 महीने 1 साल तो मान के चलो, मतलब इतना तो लगेगा ही लगेगा। और टेक्स्ट से लोग विजुअल्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में या फिर राइटिंग में अब कंटेंट की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है कि पहले राइटिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, अब दूसरे राइटिंग को अगर हटा दें तो उसी कंटेंट को अगर विजुअल्स में या फिर ऑडियो में लेके जाते हैं तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नहीं, एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि जिनको पढ़ने का शौक है वो कभी पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एडेड ऑडियंस है जो आपको मिल जाती है जब आप उसी का एक ऑडियो विजुअल क्रिएट करते हो, उसी का आप एक ग्राफिक पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो मुझे लगता है वो एक एडेड ऑडियंस मिल जाती है। बट अदरवाइज जिनको पढ़ने का शौक है वो पढ़ना तो कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये बात भी है कि आज की जनरेशन, स्पेशली जेनजीज में बहुत कम लोग हैं जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है, एंड यूजुअली दे आर ऑन किंडल, अगर वो ई बुक पढ़ लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दैट इज एन एडेड बेनिफिट। बट जो पढ़ने का शौकीन है, जिसको बुक्स पढ़नी है, वो तो कभी नहीं खत्म होगा, वो ट्रेंड नहीं खत्म होगा। ओके। अच्छा, मतलब एक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है, और मुझे लगता है कि आप भी उसको रिलेट कर सकते हैं, और आपके लिए तो आपकी तो जर्नी, मतलब उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि किस तरीके से लिटरेचर, पोएट्री, स्टोरीज, किताबें लाइफ में के किसी भी फेज में लाइफ को हील करने के लिए, किसी भी इमोशनल फेज को इम्पोर्टेंट होते हैं, किस तरीके से कंटेंट हील करता है या किस तरीके से उसको हीलिंग प्रोसेस में ला सकते हैं। कंटेंट डेफिनेटली हील करता है। आप सोचो, जो किताबें नहीं भी पढ़ता है, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई नॉन रीडर है, वो अगर रील स्क्रॉल कर रहा है, एक बड़ी अच्छी सी 2 लाइन की शायरी आती है, पीछे कुछ बारिश दिख रही होती है, वो इंसान उस 2 शब्दों 2 लाइन से रिलेट करता है, वो तुरंत शेयर करता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कुछ वो वहां अंदर हिट हुआ। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि किताबें उसका बड़ा पिक्चर, मतलब इट्स अ बिगर पिक्चर ऑफ व्हाट यू फील इन दोज 5 सेकेंड्स व्हेन यू सी अ रील। और जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो और वो एक फोटो दिखाई पड़ती है जिसमें एक गजल लिखी होती है, एक पोएट्री लिखी होती है, कोट लिखा होता है, आप उसको शेयर करते हो। आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं जो जब अपनी फोटो डालते हैं तो उसके साथ कोट्स लिखते हैं। वो कोट्स क्यों लिखते हैं? वो कोट्स इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस करती है वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो वो अदरवाइज दे कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। तो मुझे लगता है हीलिंग डेफिनेटली इट हैपेंस, वर्ड्स हील बिग टाइम। एंड इसका रिचुअल एस्पेक्ट भी है कि जो वर्ड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आप समझो कि हमारे मंत्र होते हैं, ठीक है, मंत्र कितने पावरफुल है, बिल्कुल है तो वर्ड्स ही ना, ठीक है। स्विच वर्ड्स होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं। सो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स स्पेशली हाई वाइब वर्ड्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली हाई होती है। कुछ वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से वो हमारे सबकॉन्शियस पे अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि लव, जैसे कि टुगेदर, जैसे कि डिवाइन। आप जब बोलते हो ये वर्ड्स तो आपको कुछ अंदर से फील होता है ना। और जैसे हमने मंत्र की बात करी, मंत्र भी क्या है, संस्कृत के वर्ड्स ही तो हैं, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे हमको हील करना शुरू कर देता है। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन इट कम्स टू बुक्स ऑल्सो। अगर आप किसी फेज से गुजर रहे हो, अब जैसे अगर आप सपोज ब्रेकअप से गुजर रहे हो और अगर आप उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ते हो तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दैट बुक यू विल फील मच मोर लाइटर, मच मोर हील्ड। प्रोसेस में आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ मेरे अंदर से। तो डेफिनेटली वर्ड्स पे तो बहुत ही पावर होती है क्योंकि दीज आर एनर्जीज। मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो शायद जैसे हम बात करते हैं, कुछ बात होती है, कुछ कहते हैं तो गूज बम्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है, वो एक एनर्जी लेवल पे जाके वर्क करता है। तो अगर आप कोई सही कंटेंट पिक कर रहे हो, अगर आप सही किताब पिक कर रहे हो जो एक्चुअली में आप चाहते हो इम्पैक्ट लाना अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली इट कैन हील यू। ओके, अच्छा आपकी किताबों पे आते हैं। आपने पहली किताब बताई टू हार्ड टू हैंडल, है ना। अगर वहां से हम आपकी जर्नी की मतलब किताबों की जो यात्रा, किताबों की जर्नी उससे शुरू करें, क्या थी किताब, दूसरी किताब, उसके बारे में बताइए, फिर हम इस पे बात करते हैं जो आपकी हाल फिलहाल में एक नई किताब आई। पहली टू हार्ड टू हैंडल कंटेम्परेरी फिक्शन थी। इट वाज अबाउट अरेंज मैरिजेस, क्योंकि अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन जो बिलीव करती थी कि लव मैरिज इज समथिंग, यू नो, लव मैरिज ही करनी चाहिए। मतलब आप बिना जाने कैसे किसी से शादी कर सकते हो। बट देन अरेंज मैरिजेस भी डिफरेंट होती हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। सो वो एक एस्पेक्ट को पिक करके मैंने वो किताब लिखी थी, फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। आप अगर पास्ट को लेके बैठे रहोगे कि मैंने पास्ट में ऐसा करा, वैसा करा, ऐसा करा, वो करा, तो आप ना आपका प्रेजेंट सही कर पाओगे और ना आप आपका फ्यूचर बेटर कर पाओगे। भाई जो हो गया वो हो गया। सो व्हेन यू ट्राई टू मेस विद द फ्लो ऑफ लाइफ, इट मेक्स योर लाइफ टू हार्ड टू हैंडल। सो दिस इज व्हाट द बुक वाज अबाउट। सेकंड बुक थी वॉइसमेट्स। हाँ, वॉइसमेट्स वाज एन इंस्पायरिंग फिक्शन। थोड़ा सा उसमें लव का एंगल था बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द स्टोरी टू टेल समथिंग अबाउट करियर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी करियर, अपने सपनों को छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं प्यार मोहब्बत के लिए। तो वो थोड़ा यंगस्टर्स के लिए बुक लिखी थी कि मतलब ठीक है आपका करियर है। उसके एक्चुअली दो एस्पेक्ट थे। एक एस्पेक्ट ये था कि बहुत सारे लोग अपने करियर को परस्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि उनकी फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा, लेकिन अगर मैं मेरी फैमिली को बताती ही नहीं कि मैं किस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, मुझे जिंदगी में क्या करना है, तो वो कैसे, क्या सपोर्ट, क्या स्टोरी, कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं है। सो देयर इज अ नीड फॉर अ हेल्दी डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड अबाउट फ्यूचर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉइसमेट्स लिखने का पहला मोटिव यही था कि लोगों को ये समझाना कि भाई अगर आपका कोई पैशन है, कोई ड्रीम है, आप आपके पेरेंट्स से छुप के मत करो, रेबेल मत बनो, आप उनको समझाओ, आप उनको बताओ कि भाई ये मेरा विजन है, ये मेरा प्लान है, ये मुझे करना है। क्योंकि मैंने वही करा और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा। एंड मुझे लगता है अगर मैं अपना विजन बहुत ही क्लियरली
उनको नहीं बताती, अगर मैं उनको ये नहीं बताती कि ये मैंने मेहनत करी है, इतना मैंने बेस बिल्ड करा है, नाउ आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस, तो शायद वो भी सोचते हैं कि दिस इज जस्ट अनदर फेज, ये तो टीनेज में, ये तो 20s में बच्चे ऐसे ही करते हैं, मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे राइटर बनना है, चुपचाप से बैठो जॉब करो। तो यू नीड टू हैव दैट वैल्यू इन योर प्लान, इन योर वर्ड्स, इन योर पैशन। तो वो जब आप आपके पेरेंट्स से शेयर करोगे वो डेफिनेटली समझेंगे, क्योंकि पेरेंट्स क्यों मना करते हैं? पेरेंट्स इसलिए मना करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्ट्रगल करे, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा रिजेक्शंस बार बार झेले, डिप्रेशन में आ जाए। वो चाहते हैं सिक्योर लाइफ, अच्छी लाइफ, कि मैंने अभी तक मेरे बेटे मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी दी है, मैं चाहती हूँ ये आगे भी अच्छी जिंदगी। तो उनका बहुत ही क्लीन माइंडसेट होता है। हाँ, तो पहला तो ये था। एंड दूसरा ये कि लव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको बिगर पिक्चर में फोकस करना है लाइफ में, तो करियर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन अ रिलेशनशिप। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग, ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं, ये शायद मेरे से अग्री ना करें, क्योंकि हो सकता है वो उस फेज से गुजर रहे हो कि लव और करियर के बीच में वे कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में मे बी वंस दे आर डन विद दिस फेज, वो 5 साल 6 साल बाद शायद याद करेंगे और बोलेंगे कि नहीं, वो सही कह रही थी, हमें करियर पे फोकस करना चाहिए था। तो दिस वाज ऑल अबाउट वॉइसमेट्स। एंड तीसरी किताब आपकी जो पहली है, तो बहुत बहुत बधाई है आपको इस किताब के लिए। ये नहीं, इसके बाद फॉर दिस, अच्छा, ओके हाँ, ओके सॉरी। हाँ, तो थर्ड बुक मेरी फॉर द सेक ऑफ लव थी। फॉर द सेक ऑफ लव बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ओल्ड स्कूल हूँ व्हेन इट कम्स टू लव। मुझे वो लव लेटर्स, वो रोज देना, और मतलब घंटों वेट कर सकती हूँ मैं अगर वो इंसान उतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो उस एस्पेक्ट पे मॉडर्न लव वर्सेस ओल्ड स्कूल लव के बारे में बुक है। तो वहां पे 2 स्टोरीज पैरेलल चल रही होती हैं उस बुक में। कुछ लेटर्स एक लड़की को मिले होते हैं, एंड देन शी ट्राइज टू फाइंड कि ये क्यों, मतलब ये लेटर अभी पिछले कुछ ही दिनों तक आया है, और ये पिछले 25-30 साल से लगातार ये लेटर्स आ रहे हैं। सो यू नो, आई शुड टेल द पर्सन कि आपके लेटर्स किसी को मिल नहीं रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हो। सो वंस दे मीट द गाय जिन्होंने लेटर लिखा हुआ होता है, तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, पता तो करें कि ये जिनको लेटर लिख रहे हैं वो एक्चुअली मतलब कहाँ चली गई, मतलब क्या हुआ। तो इट्स अ जर्नी टू फाइंड दैट गर्ल, जिनको डेविड नाम है, वो लेटर लिख रहे होते हैं। एंड देन इट्स ऑल्सो अ जर्नी व्हेन द गर्ल रियलाइजेस कि व्हाट एग्जैक्टली लव इज। सो फॉर द सेक ऑफ लव बहुत ही प्यारी कहानी है। इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स। एंड देन मैंने 4th बुक लिखी थी, ड्रीम कैचर। वो Amazon एक्सक्लूसिव थी, क्योंकि आई वांटेड इट टू जस्ट गो आउट इन द यूनिवर्स, क्योंकि वो 2020 के आसपास लिखी थी। तो उस टाइम पे पेपर बैक लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे थे, ई बुक्स पढ़ रहे थे, एंड मेरी वो बुक कंप्लीट हो गई थी। तो मुझे पता नहीं था, एक्चुअली हम सबको नहीं पता था कि आगे वर्ल्ड कैसा होने वाला है कोविड के बाद, क्या बचेगा, क्या रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा। आज हम बहुत लकी हैं कि हम यहाँ बैठ के बात कर पा रहे हैं। वो बुक मैंने उस हीट ऑफ द मोमेंट में जब खत्म हुई, तो मैंने वो Amazon पे रिलीज कर दी थी। सो इट्स अबाउट कि आप इंसान को जब प्यार करते हो तो उसकी डिसेबिलिटी आपको कितना आप पे इम्पैक्ट करती है। मतलब विल यू कंटिन्यू टू लव द पर्सन इवन इफ द पर्सन इज डिसेबल्ड और फिजिकली एबल्ड और स्पेशली एबल्ड इन सम वे। तो वो स्टोरी उस बारे में है कि जो लड़की है उसको ये डर है कि उसको कुछ बीमारी हुई होती है, एंड वो जब बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एंड उसको ये पता चलता है कि अगले कुछ महीनों में मेरी आईसाइट चली जाएगी, एंड इट्स डेटोरिएटिंग, इट्स गोइंग एंड मुझे पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और मैं ब्लाइंड हो जाऊं। सो शी फॉल्स इन लव विद अ गाय आफ्टर नोइंग दिस, एंड शी ट्राइज टू रेजिस्ट कि मैं किसी की लाइफ में बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मतलब जब मुझे पता है कि अगले 6 महीने 1 साल में मेरे साथ ऐसा होना ही है, तो मैं क्यों अब किसी की जिंदगी खराब करूं। तो इट्स अ जर्नी ऑफ दैट गर्ल, एंड उनके सपने की वो मतलब कैसे सपने अपने पूरे करती हैं। एंड देन इट्स शू द नॉइसेस। क्या है, अगर सिंपल इसको ट्वीक करते थोड़ा, अगर इस किताब को आपने लिखा नहीं होता, इस किताब को पढ़ा होता, और जो भी आपके पाठक है पुरानी किताबें जिन्होंने पिछली किताबें पढ़ी है, या फिर उन सब आपको आपके दोस्त होते, वो आप लेखिका है ही नहीं, आपने किताब पढ़ी है, आपको कोई फेलो आपका रीडर है, कोई आपका दोस्त है, उसको आपको रिकमेंड करनी है किताब, कोई क्या रीजन होंगे इस किताब को लोगों क्यों पढ़नी चाहिए? मैं बोलूंगी कि अभी तक आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं या जितने पॉडकास्ट सुने हैं
या जितने इंटरव्यूज देखे हैं, कहीं ना कहीं वो एक साइड की स्टोरी की बात करते हैं। मैं बोलूंगी कि अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको हर चीज, हर एस्पेक्ट पे 360 डिग्री समझनी पड़ेगी। एंड वो 360 डिग्री समझने के लिए आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी किताबें आई हैं, ये बुक इसीलिए डिफरेंट है कि जितनी भी किताबें आई हैं वो या तो आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट समझाती हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, विच इज एनर्जी वर्क, विच इज लाइक EFT करना, स्विच वर्ड चैंट करना, मंत्रा हीलिंग, सब कुछ, योगा, मेडिटेशन, ये सब, विजुअलाइजेशन, या फिर वो आपको साइंस एस्पेक्ट बताती हैं कि ब्रेन, सबकॉन्शियस, बट नो वन टेल्स यू, एंड एक्चुअली बताया जरूर होगा किसी ने, बट शायद वो आवाज पहुंची नहीं होगी लोगों तक। बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने ये बात करी है कि अगर हम कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें एक परफेक्ट बैलेंस लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक चीज करके अगर सोचो कि लाइफ में हम मैनिफेस्ट कर लेंगे हमारी ड्रीम लाइफ, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बुक इसीलिए डिफरेंट है। तो अगर मैं रीडर होती इस बुक की, तो पहले तो मैं थैंक यू बोलती ऑथर को कि आपने मुझे बहुत बेसिक से और बहुत ही आसान शब्दों में समझाया कि मेरी लाइफस्टाइल का एक एक एक्शन मेरे मैनिफेस्टेशन पे असर डालता है। फिर आपने मुझे समझाया कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे मैनिफेस्टेशन पे आता है। फिर मैं अपने दोस्तों को बोलती कि भाई जो तुम लोग कर रहे हो वो गलत है, बेसिक से शुरू करो सीखना और ये बुक पढ़ लो। मतलब कहते हैं ना, मास्टर शेफ बनना है तो पहले आपको चॉपिंग आनी चाहिए। तो पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। स्कूल में भी बोलते थे ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है तभी हम आगे बढ़े। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, उसके लिए ये बुक है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली कैसे काम करता है हर एस्पेक्ट पे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। सो यस, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक अच्छी चीज है, इसके पहले मैंने किताब पढ़ी थी जिस फ्रेम में आपने इसको लिखा है, एक $100 स्टार्टअप्स करके किताब है। तो जैसे आपने इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए, आई थिंक हर चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर में नहीं बट हाँ जिसमें रिक्वायर्ड। और स्टार्टिंग कुछ कोट्स दिए हुए हैं। तो जो मतलब सिमिलर इस तरीके के कॉन्सेप्ट मैंने उसमें देखा, तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा था कि हर चैप्टर को पढ़ने के बाद या पढ़ने के पहले कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसके खुद से पूछ रहा है वो इंसान, या जो भी पढ़ने जा रहा है कि आपने 4 पन्ने तो पढ़ लिए, बट 5वें पन्ना पढ़ने से पहले कुछ उसके अंदर एक एंगेजमेंट आपने एज ए रीडर, एज ए ऑथर डाल दी उसमें। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये था कि एज अ लाइफ कोच जब मैं सेशंस लेती हूँ लोगों के, एज अ टैरो रीडर ऑल्सो, जैसे भी जब क्लाइंट से बातें होती हैं, जब हम सेशंस लेते हैं, तो यूजुअली नेक्स्ट पे जंप करने से पहले मुझे ये समझना बहुत जरूरी है, और इंसान को, मतलब एज अ पर्सन, सामने वाले को भी, जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, समझ रहा है, उसको ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसका मुझ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एंड जो मैंने अभी तक समझा है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें मेरे दिमाग में क्लियर हुई हैं। तो क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स में डालने का इंटेंशन यही है कि इंसान, क्योंकि मैंने बुक इसलिए नहीं लिखी है कि इंसान पढ़ ले और बस टाइम पास के लिए। दिस बुक एक्चुअली होल्ड्स वैल्यू, एंड आई वांट कि भले ही इंसान ये जो पढ़ लेता है उसकी लाइफ भले 1% चेंज हो इस बुक को पढ़ने के बाद, बट होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि हाँ मैंने ये लाइन, ये पैराग्राफ, ये चैप्टर इस बुक में पढ़ा था और इससे मैंने अपनी जिंदगी में ये चेंज लाया। तो क्वेश्चंस का डालने का सेंस यही है, जब आप कुछ पढ़ते हो, कुछ सीखते हो, और फिर आप एक इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आप खुद से पूछते हो कि यार हाँ मेरे भी सपने हैं, हाँ मैंने भी ऐसा फील करा है, हाँ मैं भी ऐसे रिलेट, एंड देन व्हेन यू राइट इट, उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। फिर आप आगे और ज्यादा क्यूरियस बनते हो सीखने के लिए कि अच्छा अभी नेक्स्ट क्या है, अभी इतना मुझे क्लियर हो गया। सो इंटेंशन यही था। अच्छा, कुछ बहुत बेसिक से हैं जो हमेशा बातचीत हम लोग देखते हैं या पॉडकास्ट देखते हैं बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं इसका। प्यार क्या है आपके लिए? ओके बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया। मुझे लगता है अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आपको किसी से मोहब्बत, किसी से प्यार हुआ है, तो आपको यू जस्ट वांट दैट पर्सन टू बी हैप्पी, दैट्स इट। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मेरा क्या फायदा हो रहा है,
वरना मुझे ऐसा लगता है कि वो तो व्यापार हो गया, प्यार नहीं होगा। अगर आप बदले में कुछ चाह रहे हो, आपको मिल रहा है बदले में, बहुत अच्छी बात है। मतलब दे आर एक्चुअली पीपल आर वेरी लकी जिनको प्यार के बदले प्यार मिल जाता है। उनके पार्टनर्स उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, उनके पार्टनर उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी वो उनसे करते हैं। बट अदरवाइज आई फील इफ यू लव समवन देयर शुड बी एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ ओनरशिप कि मतलब मुझे ये इंसान चाहिए, फिर वो प्यार नहीं होता। जैसे कि कहते हैं कि प्यार इबादत के बराबर होता है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि जब आप प्रे करते हो, आप भगवान से ये तो नहीं कहते कि मेरे ही हो जाओ, आप उनको चाहते हो, आप उनको शिद्दत से चाहते हो, आप उनको खुश करने की कोशिश करते हो आप। एंड आई थिंक लव इज दैट ओनली, एंड लव हैज डिफरेंट फेसेस। आप मोहब्बत, आप प्यार अपने परिवार से भी करते हो, आप प्यार अपने पार्टनर से भी करते हो, आप प्यार किसी से भी कर सकते हो। यू नो, बहुत सारे लोगों को सेलिब्रिटीज से प्यार हो जाता है और उनके लिए कितना कुछ कर जाते हैं। मतलब बाहरी दुनिया को देख के लगता होगा कि ये तो पागल है कि ये एक सेलिब्रिटी को कार गिफ्ट कर दी। भाई उसकी मोहब्बत है, वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा है। सो आई थिंक लव इज दिस, इफ यू, इट्स दैट सेल्फलेस फीलिंग जहां पर बस यू बिकम अ गिवर। आपको लगता है कि मैं बस इस इंसान की खुशी चाहिए मुझे। तो आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि ये इंसान मुझे बहुत प्यारा है और मुझे इस इंसान को खुश देखना है और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इवन इफ दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद मी, मैं बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आई थिंक दैट इज लव। राइट। अच्छा, आपने कार की बात की, मैं कुछ दिन पहले भी देख रहा था कि किसने अनन्या विजलर ने उसको जानवी कपूर को कार गिफ्ट करी। वो बेस्ट फ्रेंड्स है, वो भी प्यार है। हाँ। राइट। अच्छा, एक अच्छी कहानी क्या होती है? अगर हम किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर को पिक कर रहे हैं, कहानी क्या, एक अच्छी कहानी कैसे बनती है? क्या है आपके लिए एक अच्छी कहानी? मैं पर्सनली अगर बताऊं एज अ राइटर, तो मैं कभी भी कैलकुलेट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है अगर कोई ऐसी बात है जो इंसान, जो बाहर लोगों को बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, तो मुझे लगता है वो एक अच्छी कहानी होगी। अगर आप उसको एक कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें या एक नॉवेल पिच करनी है आपको किसी पब्लिशर को और उस एस्पेक्ट से देखें, तो मुझे लगता है एक स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान रिलेट कर सके। चीजें वही चलती हैं, चीजें वही बिकती हैं, जिसमें लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरे जैसा है, यार ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, यार ये तो मेरी प्रॉब्लम का सलूशन बता रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है एक अच्छी कहानी वही है जिसमें एक इंसान भले ही किसी छोटे से किरदार में वो अपने आप को फिट कर सके, बट उसको लगेगा कि यार ये बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं मैं आई कैन रिलेट टू इट। तो आई थिंक दैट इज अ गुड स्टोरी। उसमें जरूरी नहीं है कि बहुत मसाला हो, उसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी का मर्डर ही कर दो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आई थिंक वो एक एसेंस होना चाहिए कि दिस इज रिलेटेबल। मुझे क्योंकि वैसी कहानियां पसंद है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत जरूरी फेस होता है लाइफ का, हर स्टेप पे एक सफल होता है, असफल होता है, सक्सेस फेलियर। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक तो सक्सेस फेलियर क्या है आपके लिए, प्लस आपको क्या लगता है अगर आप कानपुर के अलावा किसी और दूसरे शहर से होते बचपन से, जहाँ पे आपको एक, चाहे किताबों को लेके हो चाहे और वर्टिकल्स को लेके हो, एक सराउंडिंग में वो डे वन से ही वो एक आपको ना पिक्चर क्लियर होता चला जाता है, अगल बगल कोई कर रहा होता है, या फिर चीजों में कहीं कमी लगती है आपको? कानपुर से अगर दूसरे शहर में होते तो वो चीजें आपको जल्दी दिख जाती, या उसमें कहीं गैप नहीं आया कभी भी, वो सब फुलफिलमेंट रहे डे वन से? पहले मैं इसी चीज पे बात करना चाहूंगी। देखो, सिटी का, जगह का बहुत फर्क पड़ता है। मुझे रिग्रेट नहीं है किसी चीज का कि अगर मैं कहीं और से होती तो शायद मुझे फायदा होता, क्योंकि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया और वो मेरे प्लान का पार्ट था फ्रॉम डे वन। मैं अपनी रियलिटी से भाग नहीं रही थी, मैं अपनी रियलिटी को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करा था। मुझे मेरी लाइफ बहुत पसंद थी इन कानपुर, इन लखनऊ, और मुझे मेरा परिवार बहुत प्यारा था, मुझे सब कुछ पसंद था। इट वॉज अ गुड लाइफ फॉर मी। तो मुझे रिग्रेट तो किसी बात का नहीं है। बट डेफिनेटली अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक एक्सपोजर जो स्पेशली बॉम्बे एंड दिल्ली में मिलता है, वो एक्सपोजर शायद छोटी सिटीज में आपको उतना नहीं मिलता है। एंड दिस इज अ फैक्ट। मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने एमिटी से कंप्लीट करी थी पढ़ाई, उसके बाद में 6 महीने कानपुर में ही थी जब तक मेरी बुक नहीं रिलीज हुई। उसके बाद मैंने दूसरी बुक पे काम करना शुरू कर दिया था। एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर 2014 आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। वहां पे जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी इन टर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लोगों को पसंद था। मतलब लोग, मैंने वहां पे एक्चुअली में भीड़ देखी, बुक शॉप्स में लोग बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं। मैंने कानपुर में कभी नहीं देखा। कानपुर में मुझे एक किताब खरीदता हुआ इंसान दिख
जाता था, कभी कोई 2 लोग ऐसे किताब पकड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इवन इन द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी में सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक और ये सब पढ़ते दिखाई पड़ते थे। कभी मुझे कोई बहुत ही रेयर होता था कि कोई नॉवल पढ़ता दिख रहा हो। तो वहां पर मैंने वो चीज देखी कि लोगों को पता है, लोगों को वैल्यू है। एंड मे बी इट्स बिकॉज क्योंकि बॉम्बे ऑब्वियसली वो टैलेंट और आर्ट और बॉलीवुड उन सब का हब है। तो वहां पर लोगों को उस चीज की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे एक आर्टिस्ट की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे एक पोएट की, एक राइटर की वैल्यू ज्यादा है। तो शायद वो एक्सपोजर तो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। बॉम्बे के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तो मैं 2020 तक दिल्ली ही रहती थी। अब तो आती जाती रहती हूँ। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बट मुझे रिग्रेट नहीं है किसी चीज का, क्योंकि आज मैं जो हूँ वो मैं पीछे से जो मैं जर्नी करके आई हूँ, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ, और तभी हमारी बुक आ पा रही है डूम्सबरी से, तभी ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अदरवाइज शायद मुझे लगता है कभी जैसे कई चीजों में मुझे पर्सनली लगता है कि वो जो टाइम मान लीजिए अभी एक्स लगा है ना, वो तक तो एक्स माइनस वाई हो जाता। बिल्कुल हो जाता, क्योंकि वहां पे एक्सपोजर ज्यादा है। वहां पे अब सपोज, अब मैं आपको बताती, ये एक्चुअली मैंने मेंशन करा है बुक पे। अगर जब आप पढ़ेंगे या जब ऑडियंस पढ़ेगी, उनको मैंने स्पेसिफिकली ये मेंशन करा है कि लोग कहते हैं कि सबके पास तो 24 घंटे होते हैं। भाई सबके पास 24 घंटे होते हैं, बट जिसके पास एमिनिटीज हैं और जो एवरेज वर्ग का इंसान है, अब कोई कार से ट्रैवल कर रहा है, कोई लोकल से ट्रैवल कर रहा है, तो भाई एक इंसान को जब आधा घंटा लग रहा है, दूसरे इंसान को 4 घंटे लग रहे हैं, कहाँ से इक्वल 24 आवर्स हो गए। तो वो डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, नॉट जस्ट अबाउट द एमिनिटीज के या लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से, बट डेफिनेटली एक्सपोजर पर्सपेक्टिव से आप उतने ओपन हो जाते हो। अब बॉम्बे में सड़क पे इंसान का डांस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कानपुर में डांस करेंगे तो कानपुर में लोग वीडियो बनाने लगे, हंसने लगे, ऑल्दो अब तो वहां पे भी होने लगा है, बट स्टिल उतना ज्यादा अभी भी इट्स नॉट कूल। मतलब वो थोड़ा सा हेजिटेशन लगेगा कि आप चौराहे पे या आप मॉल में बैठ के गिटार्स में आप गाने गाने लगो। यहाँ पे सीपी में कितना अच्छा माहौल सेट होता है, शाम को लोग अपना परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। I've seen this in Bangalore also। कानपुर में नहीं देखा मैंने, लखनऊ में 1-2 बार देखा है। सो वो डेफिनेटली टाइम और हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो एक थोड़ा असर पड़ता है। वो तो डेफिनेटली पड़ता है। ओके, अच्छा मैं एक पुरानी लाइन बोलता हूँ अपनी, बहुत बार बोलता रहता हूँ कि मोहब्बत सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। अच्छा मैं इसी से अगर आगे पूछूं आपसे कि छपना कितना टफ है किसी लेखक के लिए? देखो, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। मुझे लगता है आपको सबसे पहले एक क्लियर प्लान होना बहुत जरूरी है। एज आई सेड, मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हूँ, बट मैं बहुत डिल्यूजनल भी नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे प्लान्स, एज इन कि मुझे पता है कि मुझे अपनी बुक्स से, मुझे अपने करियर से मुझे क्या चाहिए। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ, एंड इंसान को यही करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बुक सिर्फ छप जाए, सिर्फ एक पोर्टफोलियो बन जाए, कि नेम सेक हो जाए कि मेरी किताब आई है, तो बहुत ईजी है। आप 30,000 रुपए दो, आप किसी से भी पब्लिश करा लो। अगर आप चाहते हो कि मेरी बुक जेन्युइनली वैल्यू होल्ड करती है, मेरी कहानी अच्छी है, मेरी सोच विचार अच्छे हैं और वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, एंड उस माइंडसेट के साथ आप चाहते हो कि कोई ए लिस्टर पब्लिशर आपकी बुक पब्लिश करे, वो डेफिनेटली बहुत टफ होता है। क्योंकि लिटरेरी एजेंट्स का एक तो रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आज तक मेरा कोई लिटरेरी एजेंट नहीं रहा है, मैं इस मामले में थोड़ी सी बेबाक टाइप्स हूँ। मुझे अपनी बुक से रिलेटेड किसी को रीच आउट करने में कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मेरी आइडेंटिटी खराब हो जाएगी या मैं कुछ खो दूंगी। तो मैंने स्टार्टिंग में भी खूब ईमेल्स लिखे सारे पब्लिशर्स को, दिस इज माय बुक, दिस इज द सिनॉप्सिस, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड वे। तो जैसे जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं, जो बड़े पब्लिशर्स हैं, वो कुछ अच्छे पब्लिशर्स अनसॉलिसिटेड, मतलब विदाउट लिटरेरी एजेंट्स आपकी बुक को एंटरटेन करते हैं। तो आपकी बुक में वैल्यू है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, सबमिशन गाइडलाइंस फॉलो करो, सबमिट करो। अगर उनको पसंद आएगी तो डेफिनेटली वो लोग पब्लिश कर देते हैं। मैंने आज तक पैसे नहीं दिए पब्लिश करने के लिए अपनी किताब। मैंने आज तक किसी लिटरेरी एजेंट को हायर नहीं करा अपनी बुक रिप्रेजेंट करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर टैलेंट है, अगर हमारी आवाज में दम है, हमारे कंटेंट में वैल्यू है, तो वो
अपना रास्ता खुद बनाकर वो कहीं ना कहीं जहां वो डिजर्व करती है वहां पहुंच ही जाती है। बिल्कुल। मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैंने टू हार्ट टू हैंडल लिखी थी कि एक दिन मेरी बुक जाइको, वेस्टलैंड, ब्लूम्सबरी जैसे पब्लिकेशन हाउसेस छापेंगे। मैंने जब रीच आउट करा था तो काफी पुराने पब्लिशर्स हैं, ज्ञान बुक्स नाम है उनका, एंड बहुत मतलब अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज वो लोग पब्लिश करते हैं, बहुत हैवी, बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन हाउस है, दिल्ली बेस्ड ही है, बट उतने कमर्शलाइज्ड नहीं है जैसे कि सृष्टि या फिर हाँ बाकी जितने भी हैं। तो बट मुझे नहीं पता था, मैं तो कॉलेज स्टूडेंट, मेरा सपना था बुक छपनी चाहिए, मतलब मैंने किताब लिखी है, कोई मुझे पैसे दे ना दे, कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, मेरी बुक छपनी चाहिए क्योंकि मैंने एक स्टोरी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, एंड वही मेरा पर्सपेक्टिव था। तो जब मैंने उनको रीच आउट करा, मैंने और भी बहुत सारे लोगों को रीच आउट करा, ऑल्दो मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ, ज्ञान बुक्स वर द फर्स्ट वन टू रिप्लाई एंड एक्सेप्ट माय मैन्यूस्क्रिप्ट, एंड मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने जो 5-6 और पब्लिशर्स को लिखा था, मैंने उनका वेट ही नहीं करा। मुझे लगा ये इन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा है, ये तो मेरा मतलब इट्स माय गुड लक, एंड मुझे वेट नहीं करना चाहिए, मुझे बस हाँ कर देना चाहिए। और मैंने 1 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद 3 अच्छे पब्लिशर्स ने वो बुक को एक्सेप्ट करा, एंड दे वर लाइक कि हम साइन करना चाहते हैं, आई हैड टू से नो कि हम ऑलरेडी बुक मतलब साइन कर चुके। तो यू नो मुझे लगता है कि आपने किताब लिखी है, उसमें वैल्यू है, तो इट्स नॉट दैट टफ। एंड कुछ ऑथर्स की मैंने मतलब फ्रेंड सर्कल में है, नोन है, उनका मुझे ये भी पता चला, मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी, कि अगर आप सेल्फ पब्लिश भी बुक करते हैं, मतलब अगर आप पैसे देकर भी छपाते हैं, सेल्फ पब्लिशिंग, वैनिटी पब्लिशिंग करते हैं, तो उसमें भी इफ योर बुक इज गुड, इफ योर मार्केटिंग स्किल्स आर गुड, देन डेफिनेटली वो बुक पिक हो जाती है। मतलब उनकी बुक काफी अच्छा कर रही है, मतलब तो वो चीज है। तो मुझे लगता है अगर किताब अच्छी है, वैल्यू अच्छी है, तो कैसे भी पब्लिश करवाओ, पब्लिश तो करवाना कोई बहुत टफ नहीं है। एस्पेक्ट तो अभी देश के एक बहुत बड़े लेखक है नरेश सक्सेना, उनसे हम बातचीत कर रहे थे लास्ट वीक में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि कभी भी ना छपना आपका ये जस्टिफाई नहीं करता है कि आप लेखक हैं। सही बात है। कह रहे हैं कि मैं उनकी किताब 60 साल तक कोई किताब नहीं पब्लिश हुई, वो पत्रिकाओं में लिखते रहे, हर बड़े पुरस्कार के लिए उनको अप्रोच किया गया कि उनसे उनका प्रोसेस ही उल्टा था कि वो उनसे बोला गया कि आप किताब छापिए ताकि हम आपको ये अवार्ड दे सकें, है ना। फिर भी उन्होंने किताब नहीं छापी, उन्होंने बोला कि जब मुझे सही वक्त लगेगा तब मैं किताब छापूंगा। तो उन्होंने भाई बहुत सही बात बोली कि आपने एक लाइन लिख दी, अब लेखक होना क्या जस्टिफाई करता है, लेखक होना ये जस्टिफाई करता है। तो आपकी कोई एक भी लाइन अगर आप क्लाउड्स में एक ना वो ट्रेवल कर रही है, टाइम के साथ ट्रेवल कर रही है, कबीर को अभी भी हम पढ़ते हैं ना, कबीर कितना पहले लिख के चले गए, तब ना कोई सोशल मीडिया था ना था, बहुत सारे लेखक हुए, प्रेमचंद हुए हैं, शेक्सपियर हुए, उस टाइम पे तो इंटरनेट भी इतना एक्टिव नहीं था कि हम लोगों तक वो कंटेंट आ पाए। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि तरीके बहुत हैं अगर किसी को पब्लिश होना है, नहीं लेखक होना डेफिनेटली, किताब कैसे पब्लिश हो रही है, कौन पब्लिश कर रहा है, ये लेखक होना इट डजंट जस्टिफाई। व्हाट एक्चुअली जस्टिफाइज इज कि आप उस चीज को कर रहे हो, आप परसू कर रहे हो, आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो, आप ये नहीं फेज नहीं है कि अभी मैंने लिख दिया मेरा हो गया, अभी तो यार वो नहीं होना चाहिए। पैशन है तो वो उस चीज को यू टेक इट विथ यू एवरीवेयर, एंड वो फिर रीच होता ही होता है जहाँ उसकी किस्मत होती है। बिल्कुल। अच्छा, जब आप लोग हमने आपकी राइटिंग फॉलो करनी शुरू करी, उस टाइम पे कुछ लेखक थे, मैं मतलब जो मुझे कुछ नाम याद है, निकिता सिंह उस टाइम पे, शायद उसी पैरेलल निकिता सिंह थी, दुर्जय दत्ता थे, रविंदर सिंह शायद उसी टाइम पे लिखते थे। वो टाइम गया, अब एक टाइम के बाद ना अगर हम इस तरीके के लेखकों की बात करें, उस एज ग्रुप वाले, बेसिकली मैं उस एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, लेखक वो जो ट्रेल है वो चल रहा है, अभी भी लिख रहे हैं रविंदर सिंह, बाकी लेखक भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी जो उस एज ग्रुप के लोग हैं उनमें कोई नाम देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कारण लगता है आपको? मुझे लगता है कि उन लोगों ने एक तो उनकी अपनी समझ रही होगी कि उन्होंने मे बी प्लान करा होगा कि ओके इतना मुझे काम करना है, इसके बाद मुझे होल्ड करना है, या जो भी है। बहुत सारे ऑथर्स, अब स्पेसिफिकली तो मुझे जो आपने नाम लिए उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑथर्स ने अपना करियर पाथ भी डाइवर्ट कर लिया है विद टाइम। उनको शायद वो कुछ साल देने थे अपनी बुक्स को, अपनी लिखाई को, और उन्होंने वो साल दिए, और उसके बाद अभी वो ठीक है, वो खुश हैं, उनको कुछ और करना है जिंदगी में, हाँ ऑल्टरनेटिव मिल गए हैं, जॉब्स कर रहे हैं, मे बी मूवीज के लिए लिख रहे हैं, मे बी वेब सीरीज के लिए लिख रहे हैं, तो वो करियर पाथ डाइवर्ट हो जाता है। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा एक वन स्ट्रीम नहीं है, बट मेरी हर
एस्पेक्ट ऑफ माई करियर इज इंटरकनेक्टेड। कहीं ना कहीं हर चीज लिखाई से जुड़ी हुई है। मैं किताबें लिखती हूँ, मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं उसकी रिसर्च करती हूँ, मुझे बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, तभी मैं लिख पाती हूँ किताबों में। जब मैं लाइफ कोचिंग सेशंस देती हूँ, जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप भी लिखो, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा। उनसे जो एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं उनको मैं समझती हूँ, क्योंकि मुझे इंसानों को पढ़ने का मौका मिलता है, किसकी कितनी दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है, कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो अपनी इतनी प्रॉब्लम्स बताता है, एंड मुझे खुद सुन के हैरानी होती है कि ऐसी भी दिक्कत लोगों के साथ, मतलब ऐसे भी फेजेस, ऐसे भी केसेस लोगों के साथ होते हैं जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि हर चीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अगर मैंने 2014 में अपना लाइफ कोच सर्टिफिकेशन करा था, उसी टाइम पे मैंने टैरो सीखा था, और उसी टाइम पे मैंने एस्ट्रोलॉजी में तो खत्म ही नहीं होता है, तो हमेशा आप जिंदगी भर सीखते रहो। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये दो ऐसी चीजें हैं कि इट नेवर एंड्स। तो उसके अलावा वो मैंने 2014 में करा था, एंड तब से आई एम प्रैक्टिसिंग दैट, ऑन ऑफ कर रही हूँ, बट आई एम देयर। अगर मुझे उतनी समझ नहीं होती, या मैंने उतने एक्सपीरियंसेस खुद नहीं करे होते, या मैंने लोगों से डिस्कशंस नहीं करे होते, उतनी रिसर्च नहीं करी होती, तो शायद आज मैं ये बुक ना लिख पाती। तो कहीं ना कहीं हर चीज इंटरकनेक्टेड है। मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे जैसे आए थे ऑफर्स कि बुक को हम वेब सीरीज में बनाते हैं, मुझे लगता है मेरी किताब ही रहे तो अच्छा है। मतलब पैसे के लिए मैंने खुद क्योंकि देखा है, अगर बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी ने हैरी पॉटर बुक की पूरी सीरीज पढ़ी है, तो वो जब पिक्चर देखेगा तो उसको पिक्चर अधूरी लगेगी। उसको लगेगा कि पिक्चर में यार ये कुछ चीजें पिक्चर में कमी है, ये कुछ चीजें तो चेंज कर दी, ये कुछ चीजें तो ऐसी तो थी नहीं किताब में, ऐसी तो ओरिजिनल में था ही नहीं। मैंने पढ़ी है बुक, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ ये बात। तो मुझे लगता है कि आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट एज एन ऑथर, एज अ लाइफ कोच, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर। मुझे पसंद है मेरी ये लाइफस्टाइल, तो मैं ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ नहीं रही हूँ कि मैं कोई जॉब ढूंढ लूं, कि मुझे कोई चंद रुपए दे दे और मैं अपनी बुक को मूवी बनवा दूं, या इस टाइप से। तो वो एंगल नहीं है मेरे दिमाग में, वो हॉराइजन में ही नहीं है मेरे। तो मुझे लगता है जो लोग नहीं है आजकल एक्टिवली मार्केट में, उनके साथ मे बी यही रीजन रहा होगा। नहीं, मैं थोड़ा डिफरेंट समझना चाह रहा था। वो था कि इंक्लूडिंग यू, कि आप ना उस टाइम पे जो 20s की बात करें, उस टाइम पे आपने इतना एक्टिव थे कि विजिबल थे, है ना, जो रीडर्स की कम्युनिटी थी उसमें सब लोग दिख रहे थे। बट आज के दिन में अगर बात करें, कोई 20s के एज ग्रुप में जो हो, कोई ऐसा लेखक है आपके दिमाग में जो लगता हो कि जिस एज ग्रुप में आप लोग लिख रहे थे, उस एज ग्रुप के लेखक आज भी लिस्ट एक बना के रखी हुई है? इस तरह की मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, मुझे भी नहीं दिखते। मुझे भी डेफिनेटली जो बड़े ऑथर्स हैं, पुराना वो ट्रेल चला था, वही चल रहे हैं। मुझे नए ऑथर्स, नए राइटर्स तो ऐसे कोई नहीं दिखाई पड़े जिनका इतना क्रेज रहा हो कि अच्छा इसकी किताब आ रही है, अच्छा पढ़ना चाहिए। बट वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है इंटरेस्ट भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। ये OTT, ये वेब सीरीज, ये टिकटॉक, ये रील्स, ये सब चीजों में ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आ गया है। अभी एवरीवन वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, एवरीवन वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर। तो वो डांस वीडियोस बनाना, वो सिंगिंग, वो ब्यूटी मेकअप, तो मुझे लगता है वो पूरा ग्लैमराइज्ड वे में उधर ही शिफ्ट हो गया है। तो वो थोड़ा सा कमी है। मतलब मुझे नहीं लगता इस एज ग्रुप का भी कोई ऐसा है जो जिसको कह सके कि हाँ ये थोड़ा उभरता सितारा है, आगे जाके इसको याद रखेंगे। वो तो मुझे डेफिनेटली लगता है वो गैप, बिल्कुल वही मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। अच्छा, लास्ट में किताब, एक तो रीडर्स इंपॉर्टेंट है, राइटर का किताब छपना इंपॉर्टेंट है, किताब उसके थॉट्स एक रिटन फॉर्मेट में मार्केट में आते हैं, बाहर आते हैं। इन दोनों के बीच का एक इम्पोर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग, है ना, कि वो उसके बिना वो पूरा गैप कभी फिल नहीं हो सकता है। तो मतलब अगर आपसे हम समझना चाहें कि आपकी क्या अप्रोच रहता है, हो सकता है वो नए राइटर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि क्या अप्रोच रहता है किताब को रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं अब तो, बेस्टेस्ट मीडियम क्या है आपके हिसाब से? मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो भी साथ में? मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैं बहुत बुरी हूँ मार्केटिंग में। मार्केटिंग मुझे लगता है कि बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है, एंड मोस्टली ज्यादातर पब्लिशर्स भी ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑथर मार्केटिंग करे, एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। बेस्ट मीडियम मैं बोलूंगी वर्ड ऑफ माउथ होता है। आप मैं अगर आपको एड दिखा दूं इंस्टाग्राम में, तो भले ही आप मेरी किताब ना खरीदो, लेकिन अगर आपको कोई दोस्त बोलेगा कि यार वो किताब पढ़ी है, बड़ी सही है, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे क्लियर हुआ, तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे। तो मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी
जरूरी है, एंड वर्ड ऑफ माउथ के लिए आपके कनेक्शंस ऑडियंस के साथ बिल्ड होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है। एड रन कराने से कुछ नहीं होगा। एड में बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, आप 1000 रुपए का अगर एड रन कराओगे, वो हो सकता है 20,000 लोगों को दिखाई पड़े, लेकिन वो 20,000 में से मुश्किल से 20 लोग ऐसे होंगे जो किताबें पढ़ना पसंद करते होंगे, और उसमें भी 5 लोग ऐसे होंगे जो शायद क्लिक करके बुक खरीद ले आपकी। यूजुअली मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ, आपकी कम्युनिटी बिल्ड तभी होती है जो आपके लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके लॉयल सपोर्टर्स होते हैं, एंड उसके लिए आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं ब्लैंक एड रन करा दूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसको दोबारा देखेगा भी, और बल्कि हो सकता है मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं, 10 क्लिक हो गए, मेरे तो पैसे कट गए, इंसान ने टाइम पास में खोला और बंद कर दिया। सो आई फील वो कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है उसका। फेसबुक मुझे बहुत पसंद है। लोग कहते हैं फेसबुक डेड है, आई strongly disagree. Facebook is very much active. It's very much helpful. In fact, 40% of my readership is from Facebook, and people are actually reading, actually buying, actually following what I'm telling them. And then obviously Instagram is good, YouTube is brilliant, but then YouTube में आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। YouTube को आप एक साइड हसल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। YouTube को चाहिए कि आप मुझे मेन ट्रीट करो, I am the main person and then I'll give you back what you want। तो YouTube को नहीं चाहिए कि आप उसको एक साइड हसल की तरह ट्रीट करो। YouTube में बहुत पोटेंशियल है। मुझे लगता है आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, मतलब 10 जगह आप कोशिश करोगे कि हर जगह सब कुछ कर ले तो नहीं होगा। पिक वन प्लेटफॉर्म दैट सूट्स यू, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की अपनी अलग एक इम्पोर्टेंस है, एक टाइप ऑफ कंटेंट है जो वहां पे चलता है। जैसे फेसबुक पे टेक्स्ट भी चलता है। फेसबुक पे अगर टेक्स्ट नहीं चल रहा होता, अगर फेसबुक वेरी मच डेड होता, तो मुझे लगता है कि जितनी कंपनीज हैं जो फेसबुक पे एक्टिवली पोस्ट करती हैं, इन्होंने स्टॉप कर दिया होता। तो फेसबुक, एंड मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, हर टाइप का कंटेंट चलता है। इंस्टाग्राम पे विजुअल कंटेंट चलता है। अब विजुअल में सिर्फ वीडियोस ही नहीं है, विजुअल में आप अगर सुंदर सा एक पिक्चर में कोट बना के डाल दो या अपने हैंड रिटन नोट्स डाल दो तो वो बहुत अच्छा चलता है। एंड देन ऑब्वियसली यूट्यूब इज ऑल अबाउट वीडियोस, सो आपका वीडियो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कुछ भी एक पकड़ो और कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस करो। मोमेंटरी सक्सेस से कोई फायदा नहीं होता। मेरी लास्ट बुक 2017 में रिलीज हुई थी, आज हम 2025 में बैठे हैं और आज हमारी बुक लॉन्च हुई है। एंड अगर मेरे लॉयल फॉलोअर्स नहीं होते, अगर मेरी कम्युनिटी बिल्ड नहीं होती, तो बुक नहीं सेल हो रही होती, क्योंकि वो मैंने मोमेंटरी सक्सेस पे फोकस नहीं करा। मैंने लॉन्ग टर्म सोचा, मैंने सोचा मुझे वैल्यू देनी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे अपने विचार, अपनी सोच, अपनी लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, जिससे किसी इंसान की जिंदगी चेंज हो सके। तो वो एस्पेक्ट आप माइंड में रखो और आप कछुए की चाल चलो, लेकिन सॉलिड बेस बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो बोलते भी कि 2 मिनट मैगी वाला जो पेशेंस रखना होता है, 2 मिनट में मैगी बनती है। खाना तो तभी स्वादिष्ट बनता है जब वो हल्की हल्की आंच में पक रहा होता है, स्वाद तो तभी आता है। आखिरी में जो लोग किताबें फ्री में मांगते हैं आपसे, बोलते हैं कि कोई किताब दे दो यार, ये किताब पढ़नी है, जो मांगने उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो, एक ऑथर ना, एक राइटर ना बहुत मेहनत से किताब लिखता है। मतलब आपको तो पता भी नहीं है हमारी बुक कितनी बड़ी है। दिखाना मुझे, ये देखो, हमारी बुक इतनी बड़ी है, इतनी मोटी है। ये मेरी 5 से 7 साल की मेहनत है। और आप इसको फ्री में लेकर, पायरेटेड कॉपी लेकर आप क्या कर रहे हो? आपने सिर्फ फॉर द हेक ऑफ रीडिंग इट, कि मुझे बस पता चल जाए कि इसमें क्या लिखा है, और आपने वो ले लिया और आपने फ्री गिफ्ट मांग लिया। इनमें कुछ लोग पढ़ते भी नहीं है, केवल उनको किताब चाहिए होती है। मैं बिल्कुल एनकरेज नहीं करती हूँ। जेन्युइनली मुझे जिनको लगता है कि मुझे गिफ्ट करनी चाहिए, उन तक ये किताब पहुंचनी चाहिए। एंड यूजुअली मैं उन लोगों को टारगेट करती हूँ गिफ्ट करने की जो नॉन रीडर्स होते हैं, क्योंकि आई वांट पीपल टू रीड बुक्स, आई वांट पीपल टू जस्ट लर्न फ्रॉम बुक्स। वो छोड़ो मत किताबें पढ़ना। तो मैं यूजुअली गिफ्ट उन्हीं लोगों को करती हूँ जो नहीं पढ़ते। मैं उनको बोलती हूँ प्लीज 2 पन्ने पढ़ लेना, 2 चैप्टर पढ़ लेना। एंड अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो लोग 2 चैप्टर नहीं, पूरी किताब पढ़ते हैं और उसके बाद से
वो किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत तो अच्छा। फ्री बुक्स तो डेफिनेटली मैं एनकरेज नहीं करती हूँ। आप अगर जेन्युइनली किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, यार कितने की किताब आती है, 300, 400, 500, ठीक है, आप इतना एक मील ऑर्डर करने में खत्म कर देते हो। आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो, आपका 500 के नीचे का बिल नहीं बनता। आप एक स्टारबक्स की कॉफी पीते हो, 350 की होती, कहाँ चली जाती नहीं पता। उससे महंगा वो गाली गलौज वाला एक सोच होते हैं, हाँ, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो तो आप ऐसी चीजों में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। आप 250 रुपए, 300 रुपए एक वैल्यू, एक ऐसी चीज में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। मैं ये नहीं बोल रही मेरी बुक पढ़ लो जिंदगी चेंज हो जाएगी, आई नेवर क्लेम दैट, बट आई से कुछ वैल्यू जरूर ऐड हो। तो मुझे लगता है कि ये तो लोगों को स्टॉप करना चाहिए। आपको जेन्युइनली किसी को सपोर्ट करना है, किसी का टैलेंट पसंद है, कोई इंसान पसंद है, तो प्लीज गो बाय द बुक, डोंट एक्सपेक्ट फ्री कॉपीज। थैंक यू सो मच, मुझे लगता है बहुत अच्छी बातचीत हुई। आई होप यू एंजॉयड, लाइक जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी बातें हुई, बहुत अच्छा जो लगा। लोग भी देखेंगे, हमारा प्रयास है कि अगर किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी में कुछ हम सोच ला सकें, कुछ जो भी कर रहे हैं वो कुछ सोचने में विवश हो, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।